मुंबई में झरना अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। विहान का वेट झरना से संभल नहीं रहा था। उसे मुश्किल से विहान को वहीं काउच पर सुला दिया। झरना विहान को एक नज़र देखकर हाँफते हुए बोली, ये लड़कों का वेट इतना ज़्यादा क्यों होता है? हमारे जैसे लोग तो इनके नीचे ही दबकर मर जाएंगे। बोलते हुए झरना ने टेबल से पानी का गिलास उठाया और पानी पी ली। अगले ही पल ग्लास को अपने मुंह से दूर करते हुए बोली, ये क्या तुमने तो झरना, ये पानी तो अभी थोड़ी देर पहले इस हीरो ने पिया था। तुमने तो इसका जूठा पानी पी लिया। कहीं तुझे इससे प्यार न हो जाए। अब क्या करूगी तुम झरना? बोलते हुए झरना ने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया। अपने सर पर हाथ रखते हुए विहान को देखने लगी। कितने हैंडसम है ये, बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे। तुम्हें इससे प्यार हो भी गया तो क्या, ये तुझसे थोड़ी ना प्यार करेंगे। तू एक चोर हो। जैसे ही ये सच इन्हें पता चलेगा, ये हमें पुलिस के हवाले कर देंगे। विहान को देखते हुए झरना खुद से ही बातें कर रही थी। छोड़ो, बहुत दूर को सोच रही हो तुम। क्यों ना इनकी बेहोशी का थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। 2-4 सेल्फी तो ले ही सकते हैं। इसके साथ हम, आफ्टर ऑल, हमने इनकी इतनी मदद भी तो की है। खुद से ही बातें करते हुए झरना ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और विहान के पास बैठते हुए सेल्फी लेने लगी। 1-2 सेल्फी में झरना ने अपने होठों को विहान के गाल के पास रखा हुआ था, पाउच बनाकर। दिल्ली में अगली सुबह नींद में कब 2 लोग एक हो गए उन्हें पता भी नहीं चला। विवान की जब आंखें खुली तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखों पर काले रंग की जालीनुमा चादर हो। विवान ने जैसे ही अपने एक हाथ से जालीनुमा चादर को छुआ तो उससे एहसास हुआ, ये बाल है। सांझ के सारे बाल विवान के चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसके कुछ बाल विवान के गले पर भी थे। विवान को अपने सीने पर किसी की धड़कनें सुनाई दे रही थी, धड़कनें महसूस हो रही थी। अपने एक हाथ से सांझ को के बालों को एक तरफ कर विवान ने देखा तो सांझ उसके ऊपर चढ़कर सो रही थी। विवान ने अपनी आंखें बंद की और अपनी एक हाथ की मुट्ठी को कस कर मींचा। फिर मन ही मन खुद से कहा, क्या ये लड़की पागल है? ये मेरे ऊपर चढ़कर कैसे सो सकती है? क्या ये मुझसे अपना बेड समझती है? बोलते हुए विवान हिलने लगा, पर उसके ऐसे हिलने डुलने से सांझ ने विवान की कॉलर को और कस कर पकड़ लिया। विवान ने अपना दूसरा हाथ हिलाना चाहा तो उसे एहसास हुआ उसने अपने दूसरे हाथ, जिसमें हैंडकैप पहना हुआ था, उसने उस हाथ से सांझ को कमर से पकड़ा हुआ है। विवान ने दूसरे हाथ से सांझ को कंधे से पकड़ उसे हिलाया, पर सांझ फिर भी नहीं उठी। पहली बार किसी को किडनैप होने के बाद इतना सुकून से सोते देख रहा हूँ, विवान ने मन ही मन खुद से कहा। सांझ की गर्म सांसें विवान के चेहरे पर पड़ रही थी, जो उससे बेचैन कर रही थी, या यूं कहे कि इरिटेट कर रही थी। विवान ने एक झटके से सांझ को पलट कर उसके ऊपर आ गया और उसे घूरने लगा। विवान के ऐसे करने से सांझ की भी अब आंख खुल चुकी थी। उसने आंखें खोलते हुए विवान का चेहरा देखा। जिस पोजीशन में विवान सांझ के ऊपर झुका हुआ था, उसे देखकर कोई भी गलत समझता। सांझ ने भी विवान को गलत समझते हुए गुस्से में अपने दोनों हाथ से उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोली, यू राक्षस, क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम मेरे साथ? बताओ, क्या किया तुमने मेरे साथ? बोलते हुए सांझ एकटक विवान की काली गहरी आंखों में देख रही थी। विवान को सांझ का उसका ऐसे कॉलर पकड़ना अच्छा नहीं लगा। उसने अपना वेट एक हाथ पर संभालते हुए दूसरे हाथ से सांझ के बालों को पकड़ उसकी गर्दन को ऊपर उठाते हुए अपने चेहरे के करीब ऊंचा कर चेहरा लाल कर दांत पीसते हुए कहा, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार खुद को देखो, तुम कैसे सो रही थी। और रही बात कुछ करने की, तो अभी कुछ किया नहीं है मैंने, पर अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। विवान बोलते हुए एक टक सांझ की आंखों में देख रहा था, जो नम हो गई थी। शायद विवान ने कुछ ज़्यादा ही कसकर सांझ के बालों को पकड़ लिया था। विवान की आंखें सांझ की आंखों से होकर उसके होठों पर गई, जो कांप रहे थे। सांझ की आंखों में डर देखकर विवान ने उसके
बालों को छोड़ दिया और उसके ऊपर से उठकर बैठ गया। दोनों के हाथ हथकड़ी में बंधे थे, इसीलिए दोनों ज़्यादा दूर होकर भी नहीं बैठ सकते थे। न चाहते हुए भी उन्हें एक दूसरे से सट कर ही बैठना था। मुंबई में विहान की जब आंखें खुली तो उसने खुद को काउच पर पाया। उसका शरीर एक चादर से ढका था। विहान को याद था कल रात वो ऐसे ही बेहोश हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये चादर उसे किसने ओढ़ाई। तभी उसकी नज़र अपने बेड पर गई जहां झरना मज़े से फैल कर सो रही थी। विहान उठा और टेबल पर रखा पानी का जग उठाकर उसे झरना के ऊपर खाली कर दिया। पानी पड़ते ही झरना उठते हुए गुस्से में बोली, साला सुबह सुबह होली कौन खेल रहा है बे। झरना की लैंग्वेज सुनकर विहान एक पल के लिए शॉक्ड हो गया और उसने कन्फ्यूज़न में देखने लगा। सामने विहान को देखकर झरना ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, होश आ गया तुम्हें? कल तुम ऐसे बेहोश हुए थे मानो 2 साल बाद ही होश में आओगे। अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ तुम मेरे बेड पर क्यों सो रही थी? ये देखो, एक तो हमने तुम्हारी इतनी मदद की, हमें थैंक यू कहने की जगह हमसे सवाल जवाब कर रहे हो। झरना ने विहान की बातों पर कहा। विहान झरना की बातें सुनकर समझ गया ये लड़की उसे किसी भी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं देगी। खुद से ही करते हुए विहान ने झरना से कहा, सुबह हो गई है ना, चलो अब निकलो यहाँ से। विहान की बातों पर झरना ने कहा, अरे तुम तो हमें ऐसे निकाल रहे हो जैसे तुम अकबर हो और हम अनारकली। अरे कम से कम चाय नाश्ते के लिए तो पूछो। विहान ने साइड टेबल से अपनी गन उठाई और उसे झरना के सर पर रखते हुए कहा, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की और 2 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गई तो इसकी सारी बुलेट तुम्हारे खाली दिमाग में भर दूंगा। झरना विहान की गन देखकर डर गई थी। उसने दांत दिखाते हुए कहा, अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, हमें तो भूख भी नहीं लगी। अच्छा बाय, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। बोलते हुए झरना विहान से दूर हो गई और जल्दी से रूम से बाहर चली गई। झरना के रूम से जाते ही विहान का फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा रूहान उसे कॉल कर रहा है। विहान ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, रूहान ने उसे कई सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। विहान ने एक लाइन में आंसर किया, 1 घंटे में आ रहा हूँ, आकर बात करते हैं। विहान ने बात कहकर विहान ने कॉल कट कर दिया। जब से सांझ का किडनैप हुआ था, अंशिका का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। अंशिका ने रोते हुए अभिनव से कहा, आप विहान से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? मुझे पूरा भरोसा है विहान सांझ को उन लोगों की कैद से छुड़ा कर ले आएगा। अभिनव ने अंशिका को समझाते हुए कहा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? विहान की लाइफ में प्रॉब्लम कम है क्या जो उसे मैं अपनी प्रॉब्लम भी उसके सर रख दूं? सांझ को कुछ नहीं होगा, उसे मैं ले आऊँगा। अभिनव ने जैसे ही ये कहा तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर देखकर अभिनव समझ गया कि ये कॉल जोरावर की है। उसने जल्दी से फ़ोन पिक किया और जोरावर की बातें सुनने लगा। तुझे एक मौका दिया था पर तूने वो मौका गंवा दिया। कमिश्नर, अब तेरी बेटी तुझसे बहुत दूर जा चुकी है और अब वो तुझे तभी मिलेगी जब तू मेरे खिलाफ इकट्ठे किए सबूत को जला देगा, मेरे केस की फाइल बंद कर देगा और अपने भेजे हुए कुत्तों को वापस बुलाएगा। नहीं तो भूल जा कि तेरी कोई बेटी भी थी। जोरावर ने अपनी बात बोलकर बिना अभिनव की बात सुने कॉल कट कर दी। जोरावर कॉल कट करने के बाद मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट शैतानी थी। तभी एक आदमी उसके पास आया और कहा, रुद्राक्ष आपसे मिलना चाहता है। ये सुनते ही जोरावर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, द माफिया किंग रुद्राक्ष राय चंद्र राव मुझसे मिलना चाहते हैं। बोलते हुए जोरावर जोर जोर से हंसने लगा। मुंबई में विहान के घर आने के बाद उसने रूहान को सब बता दिया था। रूहान थोड़ा गुस्सा हुआ था पर विहान ने उसे मना लिया। रेडी होकर वो सभी बोर्ड मीटिंग के लिए चले गए। आज विहान को ओबरॉय कॉरपोरेशन का CEO बनाया जा रहा था। बोर्ड मीटिंग में किसी ने भी विहान के अपोजिट वोट नहीं
किया। सब विहान को कियान की जगह दे रहे थे। सब के मन में एक ही बात थी, विहान कियान की तरह सब हैंडल कर लेगा, कियान की तरह ही अपने दुश्मनों का सामना करते हुए ओबरॉय एम्पायर को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मीडिया को सिर्फ ये न्यूज़ कवर करने की परमिशन थी, उन्हें विहान की फ़ोटो क्लिक करने और ना ही उसे मिलने की परमिशन थी। इसीलिए मीडिया को विहान ओबरॉय की एक भी तस्वीर नहीं मिली। इंग्लैंड में एक लड़का जिसने डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनी थी, वो अपने कलीग से बातें कर रहा था। तभी एक लड़की ने उसे पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख लिया। लड़के ने मुस्कुराते हुए उस लड़की के हाथ के पकड़ अपनी आंखों पर से हटाते हुए कहा, तू आज फिर से कॉलेज नहीं गई क्या भाई? आप मुझे कैसे पहचान जाते हैं? क्योंकि इंग्लैंड ऐसे बच्चों वाली हरकतें सिर्फ तू ही कर सकती है। रचित ने रीचा के सर पर मारते हुए कहा, चल अब ये बता यहाँ क्यों आई है? आंटी से मिलने। वो रूहान जी का फ़ोन आया था, वो आंटी के बारे में पूछ रहे थे। रीचा ने कहा, ये रूहान, इसे मेरे पास कॉल करने का टाइम नहीं है, पर रीचा को कॉल करने का टाइम मिल जाता है। इसे चल क्या रहा है? इस रूहान के मन में रचित ने सोचते हुए खुद से कहा। दोनों बातें करते हुए एक रूम में आ गए जहां हॉस्पिटल बेड पर सीवी सालों से कोमा में है। रचित ने सीवी को ऑब्जर्व कर उसकी रिपोर्ट देखकर रीचा की तरफ देखते हुए न में सर हिला दिया। नो इम्प्रूवमेंट। दोनों बातें करते हुए रूम से बाहर आ गए। रीचा ने डरते हुए रचित से पूछा, भाई हम इंडिया कब जाएंगे? तुझे इंडिया जाने की बहुत जल्दी है, डैड को पता चलना तेरा इंडियन एम्बेसी में कॉल करके तेरा वीज़ा ही कैंसिल करवा देंगे, फिर इंडिया जाना तेरा सपना बनकर रह जाएगा। भाई आप डैड की धमकी क्यों देते हैं? मुझे तो विहान भाई से मिलना था, कितना टाइम हो गया है उनसे मिले हुए। हाँ बात तो तेरी सही है, चल मैं कुछ सोचता हूँ। मुंबई में विहान, रूहान, शिव और शिवा चारों ऑफिस से एक साथ आए। आशु हॉल में बैठी किसी से बातें कर रही थी। शिव ने आशु को देखते हुए कहा, इसे कंपनी कौन दे रहा है? सबको देखकर आशु ने अपने सामने बैठी लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। आशु की बात सुनकर वो लड़की अपनी जगह से उठी और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी। जैसे ही उसकी नज़र विहान के चेहरे पर गई वो शॉक्ड हो गई, तो वहीं विहान भी उसे घूर कर देख रहा था। कौन है ये लड़की जिसे देखकर विहान गुस्सा हो गया? क्या विवान सांझ को न्यूयॉर्क ले जाएगा? क्या मिलना चाहता है रुद्राक्ष जोरावर से? आशु ने सबको हॉल में आते देख कर कहा, चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। बोलते हुए आशु अपनी जगह से उठी। आशु को उठता देखकर वो लड़की भी उठकर अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ मुड़ गई। विहान की आंखों में जैसे ही उस लड़की को देखा उसकी भौहें सिकुड़ गई, तो वहीं उस लड़की के चेहरे के भाव भी एक सेकंड में बदल गए। क्या ये घर इस हीरो का है? झरना ने मन ही मन खुद से कहा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? विहान ने तीखी नज़रों से झरना को देखते हुए खुद से कहा। तभी उसकी नज़र विहान से हटकर उसके बगल खड़े शिव पर गई। ये तो वही अंकल हैं, झरना ने शिव को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा। शिव बड़े ध्यान से झरना को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उसने इस लड़की को कहीं देखा है। कहाँ देखा था मैंने इसे? याद क्यों नहीं आ रहा? शिव झरना को देखकर सोचने लगा, फिर झरना को देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं तुम्हें पहले भी मिल चुका हूँ, पर तुझे याद क्यों नहीं आ रहा? शिव की बातें सुनकर झरना और डर गई, तो वहीं विहान उसे घूर कर देखे जा रहा था। 2 दिन पहले शिव कार से उतरकर फ़ोन पर बात करते हुए पार्किंग से निकल रहा था। उसके कदम ओबरॉय कॉरपोरेशन की बिल्डिंग की ओर जा रहे थे। तभी एक लड़की उससे आकर टकरा गई। सॉरी अंकल, हम थोड़ा जल्दी में थे, आज हमारा इंटरव्यू है, झरना ने शिव के सामने अपनी बात रखते हुए कहा। इट्स ओके बेटा, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? शिव ने झरना को संभालते हुए कहा। नहीं अंकल, हम ठीक हैं। गुड, संभल कर जाना और अपना इंटरव्यू अच्छे से देना।
ऑल द बेस्ट, शिव ने झरना से कहा और दोबारा फ़ोन पर बात करने लगा। इधर झरना वॉलेट में से पैसे निकाल कर गिरने लगी। दरअसल झरना जानबूझकर शिव से टकराई थी, शिव का वॉलेट चोरी करने के लिए। अभी झरना शिव के वॉलेट से ही पैसे निकाल कर गिन रही थी। शिव अपने फ्लोर पर आया। शिव के कैबिन का डोर कोड से ओपन होता था। ऐसे लॉक का इस्तेमाल कंपनी की भलाई के लिए किया जा रहा था, ताकि कोई भी एम्प्लॉय कंपनी को कोई भी इंफॉर्मेशन लीक न कर सके। शिव ने कोड निकालने के लिए अपना वॉलेट ढूंढने लगा, क्योंकि कोड उसके वॉलेट में था। जब काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे वॉलेट नहीं मिला तो वो समझ गया उसका वॉलेट चोरी हो गया। शिव को याद आया वो पार्क में थोड़ी देर पहले एक लड़की से टकराया था। अच्छा, तो वो लड़की चोर थी। बताओ, क्या टाइम आ गया है, अब लड़कियां भी चोरी करने लगी हैं। शिव ने खुद से ही कहा, प्रेजेंट टाइम। मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। शिव की बात सुनकर झरना के माथे पर सिकन आ गई। प्लीज़ अंकल, इस हीरो के सामने कुछ मत बोलना। अगर इसे पता चला हम चोर हैं तो ये हमें अभी यहाँ से निकाल देगा। झरना घबराई नज़रों से शिव को देखते हुए खुद से ही मन बोल रही थी, पहले खाना बातें बाद में, चलो सब फ्रेश हो जाओ। बोलते हुए आशु डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। झरना उस सिचुएशन से निकलने के लिए वो अभी आशु के पीछे पीछे चली गई। विहान की नज़रें अभी भी झरना को ही देख रही थी। शिव और शिवा के जाने के बाद रूहान ने विहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तू इस लड़की को जानता है? विहान ने न में सिर हिला दिया। तो फिर तू इसे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे तू इसे पहले से जानता है? रूहान ने फिर से सवाल किया। विहान ने रूहान के सवाल का कोई जवाब न देते हुए स्टेयर्स से ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। विहान को ऐसे रिएक्ट करते देखकर रूहान ने स्माइल करते हुए खुद से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। रूहान भी स्माइल करते हुए अपने रूम में चला गया। न्यूयॉर्क में सांझ रूम में इधर से उधर टहलते हुए एक हाथ का पंच बनाए दूसरे हाथ पर मारते हुए खुद से बातें कर रही थी। ये जानवर मुझे इतनी दूर ले आया, मैं वापस कैसे जाऊंगी? अब ये लोग कितने अजीब हैं, हाथों में वेपन पकड़े इधर से उधर घूमते रहते हैं। सांझ को एक रूम में नज़र बंद किया हुआ था। उसके रूम में बाहर से 2 गार्ड पहरा दे रहे थे, तो वहीं विवान लगातार अपने रूम में पंचिंग बैग को पंच किए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार सांझ का चेहरा आ रहा था। उसकी बेवकूफ़ी भारी पड़ते और अब उसका यूं उसे बात बात पर धमकी देना, राक्षस कहना, सब उसे एक एक कर याद आ रहा था। गौतम उसके रूम में आया पर विवान ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, तो गौतम उसके सामने आकर पंचिंग बैग को पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ? तू किस बात पर का गुस्सा बेचारी इस पंचिंग बैग पर निकाल रहा है? गौतम के पूछने पर विवान ने उसे कुछ नहीं कहा। वो एकटक फ्लोर को घूरे जा रहा था। क्या तू उस लड़की के बारे में सोच रहा है? कहीं तू उसे पसंद तो नहीं करने लगा? गौतम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा। विवान ने जैसे ही गौतम की ये बात सुनी, उसने गौतम को अपनी ठंडी आंखों से देखा, जो गौतम के ऊपर बर्फ की बारिश कर रही थी। अगर तेरी जगह कोई और होता तो मैं उसकी जान ले लेता अभी। विवान अपनी बात कहकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, तो वहीं गौतम उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, तो तू उसके बारे में सोचने लगा है? अच्छा है, सोच सोच, तेरे बाद ही तो मेरा नंबर आएगा। इंडिया में सभी खाना खा रहे थे। झरना चोर नज़रों से बार बार विहान को देख रही थी, जो बिना किसी भाव के अपना खाना खाने में लगा था। शिव ने झरना को एक नज़र देखते हुए आंसू से पूछा, तुम दोनों मिले कैसे? शिव की बातों का जवाब देते हुए आशु ने कहा, मैं मॉल से शॉपिंग करके बाहर आई ही थी कि तभी कुछ लोग इसे घेरे खड़े थे और इसे चोर कह रहे थे। बताओ, इतनी प्यारी मासूम बच्ची पर वो सभी चोर का इल्ज़ाम लगा रहे थे। जैसे ही आशु ने ये कहा, विहान ने एक नज़र झरना को देखा, मानो कह रहा हो, ये तो शक्ल से ही चोर लगती है।
तो वहीं आशु की बात सुनकर रूहान को धक्का लग गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। विहान ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। रूहान ने पानी पीते हुए खुद से कहा, क्या ये लड़की सच में चोर है? विहान को ये चोरनी मिली कहाँ से होगी? रूहान के पूछने पर भले ही विहान ने उसे कुछ नहीं कहा था, पर रूहान समझ गया था कि विहान इस लड़की को पहले से जानता है। कितनी भोली मेरी बीवी, एक चोर को घर में ले आई और ऊपर से उसे मासूम बता रही है। पता नहीं अब ये यहाँ से क्या क्या चुरा कर जाएगी। शिव ने आशु की बातों पर मन ही मन खुद से कहा, झरना के एक्सप्रेशंस तो ऐसे थे जैसे वो एक 5 साल की छोटी बच्ची हो। मुझे एक बात बतानी है आप सबको। आशु की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। आशु ने झरना के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ये अब से यहीं रहेगी हमारे साथ। बेचारी अनाथ है, इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। जहाँ झरना होठों पर हल्की सी स्माइल और आंखों में घबराहट लिए सबको देख रही थी, तो वहीं सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। विहान अपना खाना छोड़कर उठ गया और बिना कुछ कहे चला गया। विहान को जाते हुए देखकर झरना ने खुद से कहा, ये हीरो खाना छोड़कर गया है, लगता है अब ये मुझे खाकर ही अपना पेट भरेगा। न्यूयॉर्क में जोरावर एक फाइट क्लब में अपने आदमियों के साथ आया था। वो वीआईपी रो में अपने कुछ आदमियों के साथ बैठा था। उसकी आंखें एक टक रिंग में हो रही फाइट पर थी, जहां 2 फाइटर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और एक दूसरे को ही हराने में लगे थे। जोरावर के होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो रिंग में हो रही फाइट का लुत्फ उठा रहा था। जब एक फाइटर ने दूसरे फाइटर को हरा दिया तो सब उसके लिए तालियां बजाने लगे। जीतने वाला उस फाइटर क्लब के सबसे स्ट्रांग फाइटर में से एक था, जो कभी नहीं हारता था। तभी एक आदमी जो उस क्लब में सभी फाइटर को ट्रेनिंग देता था, वो जोरावर के बगल में बैठते हुए बोला, तो कैसा लग रहा है आज का खेल? हमारे यहाँ के फाइटर कभी किसी से नहीं हारते। जो भी बाहर से आ रहा है उन्हें चैलेंज करता है, उसकी हड्डियाँ को वो इसी तरह तोड़ देता है। वो आदमी मुस्कुराते हुए अपने फाइटर की तारीफ किए जा रहा था। तुझे बहुत भरोसा है ना अपने फाइटर पर? वो कभी किसी से नहीं हारते, तो क्या तेरा ये फाइटर मेरे फाइटर्स को हरा सकता है? जोरावर की बातों पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, क्यों अपने फाइटर की जान दांव पर लगा रहे हैं? आप जल्लाद है जल्लाद। एक बार जो रिंग में इसके सामने गया, उसके बाद तो रिंग से उसकी लाश ही बाहर आती है। बोलते हुए वो आदमी हंसने लगा। तो ठीक है, फिर एक मौत का खेल हमारे साथ भी खेला जाए, जोरावर ने कहा। अगर आप यही चाहते हैं तो फिर यही सही। बुलाइए अपने उस फाइटर को जो मेरे फाइटर का रिंग में सामना करेगा। ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड पर एक छोटा सा विला टाइप घर था, जिसके बाहर की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि वहां से उड़ने वाले परिंदों की भी खबर उस गार्ड को थी, जो हाथों में वेपन लिए बाज की तरह चौकन्ने थे। काले रंग के कपड़े पहने वो गार्ड वहां के दृश्य को डेंजर लुक दे रहे थे। तो वहीं उस विला टाइप घर के अंदर एक आदमी, जिनके हाथ पैर आयरन की चेन से बंधे थे, उनके शरीर पर इतने जख्म के निशान थे कि उसे देखकर किसी भी इंसान की रूह तक कांप जाए। उसके जख्म से खून निकल रहा था। उन आदमी के चारों तरफ गुड्डा था जिसमें आग जल रही थी। उसका शरीर आग की तप में झुलस रहा था, पर उस आदमी जिसके ऊपर ये जुल्म हो रहे थे, उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। वो होठों पर डेविल स्माइल लिए अपने सामने खड़े आदमी को देख रहा था, जो एक ब्लैक सूट पहने खड़ा था। जब जब तू मुझे ऐसे देखता है ना, तो जी चाहता है तेरे जान ले लूं। रिहान सिंह राठौर, रुद्राक्ष ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे तो हाथ पैर भी बंधे हैं, तो फिर तुझे डर किस बात का है? ले ले मेरी जान। रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे देखकर रुद्राक्ष गुस्से से भर गया। आखिर कब तक तू मेरे जुल्म को सहता रहेगा? अपने मुंह पर लगे इस ताले को खोल क्यों नहीं देता? बता क्यों नहीं देता मुझे उस राक्षस के बारे में?
तूने खुद उसे मारा है, फिर भी आज तक तू इसी खौफ में जी रहा है कि वो जिंदा है। कमाल है ना, उसके मरने के बाद भी उसके जिंदा रहने के खौफ के डर से तू पल पल मर रहा है। रिहान ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। झूठ झूठ झूठ, और कब तक झूठ बोलेगा तू रिहान? ये तू भी जानता है और मैं भी, वो मरा नहीं, जिंदा है। कियान ओबरॉय की जब तक लाश मैं नहीं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक वो मेरे लिए जिंदा ही रहेगा। तो ठीक है, तू इसी वहम में रह कि वो जिंदा है, रिहान ने कहा। वेल, तेरे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, पर अब तू अपना मुंह खोल ही नहीं रहा है तो मैं भी सोच रहा हूँ तुझे बताऊँ या नहीं। रुद्राक्ष ने इधर से उधर चक्कर लगाते हुए कहा, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, चल तुझे बता ही देता हूँ, तेरी बीवी जिंदा है। जैसे ही रुद्राक्ष ने ये कहा, रिहान उसे हैरानी से देखते हुए बोला, तू झूठ बोल रहा है ना? काश कि ये झूठ होता, पर ये सच है। वो जिंदा है। किस्मत वाली है तेरी बीवी, बच गई थी मेरे वार से। वो जिंदा है, पर एक जिंदा लाश बनकर 20 सालों से कोमा में है। रिहान शिवी के जिंदा होने की खबर सुनकर खुश हो गया था। उसे तो आज तक यही लग रहा था उस हादसे में शिवी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। देख, मैंने तुझे तेरी बीवी के जिंदा होने की खबर दी, अब तू भी बता दे कहाँ है वो राक्षस। रिहान रुद्राक्ष के बात पर हंसा, फिर हंसते हुए कहा, सही कहा तूने, वो राक्षस है। राक्षस, ज्यादा शोर मत मचा, जाग जाएगा। वो सो रहा है अभी गहरी नींद में। जिस दिन वो जाग गया ना, वो दिन तेरे आखिरी दिन होगा। रिहान की बातों का क्या मतलब है? क्या कियान सच में जिंदा है? जोरावर की तरफ से कौन लड़ेगा उस फाइट को? क्या करेगा अब विहान झरना के साथ?